जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। प्री डीएलएड और प्री बीएड इन दोनों का जो शिक्षण अभिरुचि है, इनमें सिर्फ क्वेश्चन का लेवल जो है अलग अलग पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डीएलएड है उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहेगा, और जो प्री बीएड है उसमें दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का जो लेवल है थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज का दोस्तों ये 7वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ से हिंदी, मानसिक योग्यता और जो दोस्तों बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पिछले पार्ट में हमने 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं दोस्तों वीडियो में 21वां नंबर से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबे होते हैं। थोड़ा सा समझना और उसको थोड़ा सा डिटेल करने में काफ़ी समय हो जाता है, ठीक है। तो 21वां नंबर का क्वेश्चन और 22वां नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में संवेदनात्मक संयोजन प्रभावी होता है, कब प्रभावी होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो कैंडिडेट द्वारा दिया गया था काफ़ी अच्छा दिया गया था, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर ये सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछा हुआ था, एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए जब आता है, विद्यार्थी में कभी नहीं आता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप स्वयं जो है उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए। और जिन्होंने प्रयास नहीं कर पाए हैं दोस्तों, कमेंट नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो में मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, तो उसका आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या है? तो दोस्तों समाजीकरण मतलब क्या होता है? समाज से मिलने का जो सबसे प्रथम घटक माना जाता है, किसे माना जाता है? किसी बालक से। तो बालक मतलब दोस्तों जिसमें मेल बालक हो या फिर फीमेल बालक, तो इसमें बालक बालिका दोनों शामिल हो जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल लड़कों वाले ही बालक की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल या फिर खेल का मैदान। तो बालक के लिए समाजीकरण के लिए सबसे पहला घटक होता है दोस्तों परिवार। परिवार के बाद दूसरा नंबर में आता है दोस्तों विद्यालय। विद्यालय में आता है उसके बाद दोस्तों खेल का मैदान, उसके बाद राजनीतिक दल में तो वो बाद में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्रम है आपको घटक आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो यह कथन जो है किन के द्वारा कहा गया है? तो ऑलपोर्ट के द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा, गेट्स के द्वारा, या फिर बोरिंग के द्वारा। तो ये जो कहा गया है दोस्तों गेट्स के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का जो वक्तव्य है अर्थात कथन है, इन सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समायोजन दूषित होता है। तो दोस्तों समायोजन मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल तरीके से। तो ये किससे दूषित होता है? कुष्ठा से, संघर्ष से, अ व ब दोनों से, तो धन से। तो इसमें दोस्तों दूषित किसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए दूषित होता है, किससे दूषित होता है? तो ये जो है दोस्तों आपका कुष्ठा से और संघर्ष से, इन दोनों के बीच में क्या होता है? दूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी, जिसमें क्या होता है आ और बा दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में अमूर्त चिंतन कैसे लाया जाए? तो दोस्तों पहले आपको ये समझना होगा कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। चिंतन मतलब क्या होता है दोस्तों? सोचना, है ना, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ये क्या कहलाता है? चिंतन के अंतर्गत आता है। लेकिन अमूर्त चिंतन क्या होता है? जिस चीज़ को आप कभी देखी नहीं ही हो, उस चीज़ को अपने दिमाग में, ब्रेन में उसको स्ट्रक्चर को बनाना, वो क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है। जैसे मैं बोलूँगा दोस्तों 5, तो 5 क्या है दोस्तों? वो एक अमूर्त जो है, 5 जो है अमूर्त है। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 5 कहा, तो आपके ब्रेन में यही वाला चीज़ आ गया होगा। लेकिन जब ये इसको मैं संकेत के रूप में दर्शाता हूँ, तो 5 आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये कौन सा बन गया? मूर्त बन गया, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता था कि इसको 5 कहते हैं, तो जब मैं 5 बोलता तो आप क्या समझते दोस्तों? वो एक क्या कहलाता? सिर्फ अमूर्त के रूप में ही रहता, ठीक है। जिस तरीके से मैं बात करूँ हवा,
तो आप हवा के बारे में सोचिए, वो क्या है, एक अमूर्त है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं उसी चीज़ को अगर संकेत के रूप में लिखूं हवा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संकेत रूप है, ठीक है, तो जो कि क्या हो गया, मूर्त रूप में परिवर्तित हो गया। प्रश्न क्या था पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मूर्त अमूर्त क्या होता है। तो छात्रों में जो अमूर्त चिंतन होता है उसको कैसा लाया जाए, भाई उसमें के बच्चे के दिमाग में जो है उस अमूर्त चीज़ को है वो कैसे लाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च कक्षाओं में छात्र अमूर्त वस्तु का प्रत्यक्षीकरण ला कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षक के शिक्षण से पहले कक्षा में उद्देश्य स्पष्ट किया जाए। तीसरा है प्रारूप के अनुसार विषय वस्तु को नियोजित रूप में लाया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी मेथड से जो है आप जो है अमूर्त चिंतन को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसने की है, तो मतलब किसके तहत हुई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और या फिर उपरोक्त सभी। अब भाई इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, उन पर में तीनों में से एक हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता ऑप्शन में, तो थोड़ा सोच सकते थे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि जो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की गई है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट सीरीज़, जिसमें दोस्तों मात्र बहुत ही कम कीमत पर आपको 11 टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से संबंधित दोस्तों सभी सिलेबस जो है इंक्लूड करके 11 टेस्ट आपको दिलाने होंगे। सिंपल सा है दोस्तों, और इसका प्राइस जो है मात्र 70 रुपये से घटा करके 50 रुपया कर दिया गया है। तो आप 50 रुपये में आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का मेथड भी बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा 7723992484 पर आपको UPI पेमेंट करना होगा, और चाहे आप UPI पेमेंट फ़ोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, यानी भीम UPI से कर सकते हैं, या फिर गूगल पे से कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे इस व्हाट्सअप नंबर 7723992484 पर जो है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, साथ में अपना नाम और एड्रेस बताइए। तो सारे टेस्ट के लिंक जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और वहाँ से आप दोस्तों सिंपली आपको अपना नाम इंटर करके आप जो है टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए जब भी आप फ्री रहेंगे आप अपने हिसाब से टेस्ट दिला सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है दोस्तों 1 घंटे का रहेगा। तो इस टेस्ट को ज़रूर दिलाइए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत जो है हो चुका है, और बहुत सारे फॉर्म जो है दोस्तों इसमें गया हुआ है। तो प्रिपरेशन आपको ज़्यादा तगड़ा रखना है, जिससे जो है आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके, इसलिए आपके लिए बहुत होगा। क्योंकि दोस्तों अब सफलता आपका निश्चित होने वाला है, और प्रत्येक जो टेस्ट है दोस्तों उसमें जो है 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी तरह का ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं किया जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी के सभी दोस्तों व्यापम के इंपॉर्टेंट एवं व्यापम के तर्ज की लेवल के हिसाब से इसमें प्रश्न को तैयारी किया गया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, आप अपना लेवल पहचान सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको दोस्तों जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना जो है इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न सदनों में बांटने का उद्देश्य क्या है। सामाजिक का विकास, कार्य विभाजन के महत्व को समझना, या फिर उत्तरदायित्व दे लेने की आदत, या फिर उपरोक्त सभी। तो कक्षा में विद्यार्थियों के विभिन्न सदनों को बांटने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस तरीके से होगा, क्योंकि विभिन्न सदनों में बांटने का उद्देश्य जो है पहला तो सामाजिक भी है, ठीक है, कार्य विभाजन का महत्व समझाना भी है कि किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस लेवल के अनुसार किस किस को कौन सा काम देना है ना। उत्तरदायित्व लेने की आदत, मतलब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आपको लेने की आदत उनको सिखाएंगे। तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श छात्र का गुण है। ठीक है, तो एक आदर्श छात्र का गुण क्या है, खेल एवं खेलकूद में निपुण हो, बहुत अच्छा आचरण और बुद्धिमान हो, नेतृत्व के गुण हों, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वर्ष के बालक का सामाजिक विकास करने के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा होगा। दोस्तों 12 वर्ष के बालक की बात कही जा रही है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 12 वर्ष का बालक कैसा होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, कौन सा क्लास में पढ़ता है, कौन सा क्लास में पढ़ सकता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे उत्तम जो है स्थान कौन सा होगा, जब उसका क्या करना है, सामाजिक विकास करना है। तो विद्यालय, खेल का मैदान, परिवार, या फिर
पड़ोस। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल का मैदान उपयुक्त होगा उसके सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि दोस्तों विद्यालय में जाएगा तो सिर्फ वो सामाजिक विकास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। परिवार में तो बिल्कुल नहीं होगा, पड़ोस में हो सकता है, लेकिन 12 वर्ष के बालक को आप पड़ोस नहीं भेजोगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, खेल का मैदान उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की विधियां हैं। तो समायोजन मतलब एडजस्ट, ठीक है, ये आपको याद आ गया। तो उसकी विधियां कौन कौन सी है, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब भाई एडजस्ट करना है तो किसी भी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके, प्रश्न आपको समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। समायोजन से तात्पर्य क्या है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट करना है भाई, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। भाई एडजस्ट कब करते हो, जब हम आपको क्या हो, आवश्यकता हो या फिर आपकी मजबूरी हो, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकता। जब आपको आवश्यकता है तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जब आपको आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों एडजस्ट करोगे आप, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में छात्र के मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है। तो भाई उसकी शारीरिक स्वास्थ्य की खराब होने की बात नहीं की जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है। तो विद्यालय में छात्र के मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने का कारण क्या है, कठोर अनुशासन, व्यावसायिक जो अस्थिरता है वो, या फिर अतिरिक्त कार्यभार, या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्टिकुलर एक ही चीज़ को लेकर के मानसिक स्वास्थ्य खराब हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ समस्याएं जो है इधर से उधर से थोड़ा 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 करके बहुत सारा हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द, ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना क्या है। तो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना क्या है, मार्गांतरीकरण करना, पलायन करना, या फिर बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है वो क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाधाओं को जो नष्ट करता है और उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करता है, मतलब बाधा को दूर करने का प्रयास करता है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है। तो मतलब जो डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष मतलब जान रहे हो ना, सीधी, और मानसिक मतलब दिमाग से, मनोरचना मतलब एडजस्ट करना, मनोरचना मतलब तुरंत जो है किसी चीज़ को एक्टिव तरीके से करके उस समस्या को समाधान करना, ठीक है। तो मनोरचना मतलब तुरंत का तुरंत डिसीजन लेना, ये ठीक है, ये वर्ड इसके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। मनोरचना मतलब क्या होता है, तुरंत का तुरंत डिसीजन ले पाना। तो दोस्तों बाधाओं को नष्ट करना और दूर करना इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बालक की आवश्यकताओं को परिभाषित किया जा सकता है। तो बालक की आवश्यकता है उसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रलोभन पूर्ण स्थिति है जो बालक को उत्तेजित करता है, ठीक है। आवश्यकता, आप ध्यान दीजिए, आवश्यकता मतलब मुझे आवश्यकता है किसी चीज़ की, मतलब ज़रूरत, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप प्रलोभन दिलाएंगे, इस स्थिति में बालक को क्या होगा, उत्तेजित, ठीक है, उस चीज़ के लिए आकर्षित होने में। दूसरा है कि यह एक ऐसा तनावग्रस्त स्थिति होता है जो बालक को उससे मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो कठिन काल में बालक का दिशा निर्देश करती है। यह चौथा, यह एक मनोशारीरिक चेतना है जो बालक को गति प्रदान करता है, ठीक है। जब तक आवश्यकता है तो दोस्तों आपके पास तो गति तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें राइट आंसर, तो यह जो है दोस्तों एक ऐसा तनावग्रस्त स्थिति है, ठीक है, जब बालक को उससे से मुक्त होने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब जब तक उसके कहा जाए तो किसी चीज़ की आवश्यकता, मतलब जिद्दी, ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, उसकी आवश्यकता है तो वो जिद पर टिक जाएगा और उस काम को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टेंशन भी लेगा, ठीक है। तनाव मतलब क्या होता है, टेंशन, और क्या हो जाएगा, उस काम को कंप्लीट करके जल्दी फ्री होने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में पुनर्बलम एवं पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। तो किसमें यह आवश्यकता होती है, अनुदेशन तकनीकी में, व्यवहार तकनीकी में, या फिर शिक्षण तकनीकी में, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार तकनीकी में जो है पूरी तरीके से यह पुनर्बलन एवं पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास है, इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों सर्वांगीण विकास तो हमारा छात्रों का करना ही है, लेकिन इसमें से कौन सा चीज़ जो है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर नैतिक विकास। तो दोस्तों सर्वांगीण विकास करना है तो आप जो है उसका आर्थिक विकास नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, मतलब आर्थिक विकास जो है उसके अंतर्गत जो है आपका नहीं आएगा। तो रीज़न क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास मतलब उसका पैसा कमाने का बढ़ाना, ठीक है, आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है, तो आप उसका विकास उसमें नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास पर आप जो है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके मानसिक विकास के बारे में, नैतिक विकास के बारे में आप उन पर पूरा ध्यान देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे होते हैं, ठीक है, कुसमायोजित मतलब दोस्तों जो समायोजित नहीं कर पाते उसको क्या कहते हैं, कुसमायोजित बच्चे होते हैं। तो इनमें जो है दोस्तों किस में, ठीक है, तो बहुत कम उपलब्धि वाले, मतलब कम उपलब्धि, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बुद्धि उपलब्धि, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बुद्धि उपलब्धि, जिसमें से क्या होता है, ये 70 से स्टार्ट होकर के दोस्तों 130 तक ये चलता है। जिसका बुद्धि उपलब्धि 70 है तो दोस्तों उसको मूढ़ बालक कहा जाता है, ठीक है, और जो है 130 जिसका रहता है उसको प्रतिभाशाली बालक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सबसे कम क्या होता है दोस्तों, जिसकी बुद्धि उपलब्धि बहुत कम है, मतलब 70 के आसपास हो, ठीक है। अगला इसमें कहा जा रहा है अपनी शैक्षिक समस्या को बहुत निराश करने वाला हो, या फिर उपरोक्त आ और बा दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे कौन होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आ और बा अर्थात जो बहुत कम उपलब्धि वाले होते हैं और शैक्षिक समस्या से बहुत निराश रहने वाले बच्चे। तो ऑप्शन नंबर स इज़ अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर और नर्चर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें नेचर और नर्चर का जो अर्थ है वो आंतरिक और बाह्य वातावरण, मिजाज और बाह्य आकृति, या फिर चरित्र और मिजाज, या फिर दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसके लिए राइट आंसर तो आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी इसमें टिक लग गया है, तो इसका हो जाएगा चरित्र और मिजाज जो है दोस्तों ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40, बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं उपलब्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित होता है, ठीक है। बच्चे की जो है उसकी आवश्यकता और उस चीज़ को उसको संतुष्टि दिलाना और साथ ही साथ उसको उपलब्धि भी दिलाना है। इसके लिए दोस्तों सबसे बीच में, इन सब के बीच को में जो अड़चनें आती हैं वो क्या होती है कि बालक की आवश्यकता एवं उपलब्धि के मध्य असमानता, बालक की आवश्यकता एवं सामाजिक मापदंडों की असमानता है, बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं में नैतिकता का अभाव, या फिर बालक की आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि जो बालक हैं उसकी आवश्यकता है और उसकी उपलब्धि, इन दोनों के बीच जो है असमानताएं आती है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, उनको जो है पूरी तरीके से बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उपलब्धि और उनके बीच जो है मध्य समानता, असमानताएं होती है, उस वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा का भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्व देना चाहिए। भौतिक वातावरण जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये भौतिक वातावरण अपने आसपास का, जिसमें पेड़ पौधे, कक्षा, बच्चे, विद्यार्थी, टीचर और जो है TLM जितना भी यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इन सब से बेहतर बनने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका महत्व ज़्यादा देंगे, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण पर, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पर, या उपरोक्त में से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे दोस्तों, जब वायु प्रदूषण है तो आप भौतिक वातावरण को अच्छे से बना पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण पर आप नियंत्रण करेंगे, जब ध्वनि प्रदूषण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आइट साइड में कहीं शोरगुल हो रहा है, ठीक है, कहीं आपका जो है शादी वाला कोई साउंड बज रहा है, ठीक है, कहीं आजू बाजू में कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो जिससे आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, क्लासरूम जो है कोलाहल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वायु प्रदूषण में भी नियंत्रण करना है और ध्वनि प्रदूषण में भी नियंत्रण करना होगा, तब आपका भौतिक वातावरण बेहतर हो सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इज़ अ करेक्ट आंसर। सॉरी इसका आंसर मैंने आपसे पूछा था, मैंने आंसर राइट आंसर आपको बता दिया, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसका आंसर आपको देना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वह क्या करें। तो कक्षा में क्या करें कि उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को जो है नियंत्रित रखें, या फिर इनमें से
परंपराओं से न हटने दें। उसी तरीके से चौथा ऑप्शन है कदम कदम पर उन्हें सही दिशा प्रदान करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा जो है दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्वेश्चन जो है जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों एग्ज़ाम भी काफ़ी निकट आ चुका है, तो आप अपना प्रिपरेशन लगातार मेरे साथ जुड़ के जितने भी क्वेश्चन अपलोड किया हूँ मैंने वीडियो, उसको लगातार देखते रहिए, बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अन्य वीडियो देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।